जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। भारत का स्वदेशी जेट इंजन होगा 100% स्वदेशी। भारत के उरी हाइड्रो पावर प्लांट पर पाकिस्तान ने भेजे थे ड्रोन्स, लेकिन सीआईएसएफ ने किया नाकाम। भारत में बनेंगे पाकिस्तानी सुअरों को हॉरिफाइड करने वाले हैमर वेपन्स। और अरुणाचल प्रदेश को लेकर चीन का इलीगल क्लेम। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक फ्रेंच फर्म सैफरन भारत के स्वदेशी जेट इंजन के लिए 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए सहमत है, और जिसमें इंजन का क्रिटिकल हॉट सेक्शन कंपोनेंट भी शामिल है। इस कोलैबोरेशन के तहत फ्रेंच फर्म सैफरन डीआरडीओ के साथ संयुक्त रूप से मिलकर 120 से 140 किलो न्यूटन तक का थ्रस्ट जनरेट करने वाले एक बिल्कुल ही नए इंजन को विकसित करेंगे, जो कि मुख्य रूप से भारत के अपकमिंग एडवांस फाइटर्स को पावर देने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और इकोनॉमिक टाइम्स के साथ बात करते हुए सैफरन के सीईओ की तरफ से कहा गया कि इसमें कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजीज है, और ये एक यूनिक ऑफर इसलिए है क्योंकि इस तरह का ऑफर अभी तक किसी ने भी नहीं दिया है। और इस कोलैबोरेशन के तहत सैफरन और डीआरडीओ एक बिल्कुल ही नए इंजन को संयुक्त रूप से भारत में विकसित करने वाले हैं। और ये जो इंजन विकसित होगा ये मुख्य रूप से एमका के मार्क 2 वाले वेरिएंट को पावर देगा। और जो पूरा प्रोग्राम है ये लगभग $7 बिलियन तक की कीमत का होने वाला है। और बाकी जैसा कि पहले के रिपोर्ट्स ऑलरेडी आ चुकी हैं जिनमें कंफर्म किया गया था कि इसकी जो टाइमलाइन है तो उसके तहत जो पहले 5 प्रोटोटाइप्स हैं वो 2028 तक फ्लाइट टेस्टिंग के लिए तैयार किए जाएंगे, और 2032 तक इसका सर्टिफिकेशन फेज पूरा होगा, और 2035 के बाद से ये फुल स्केल सीरियल प्रोडक्शन के लिए तैयार हो जाएगा। और इस परियोजना को भारत की एरोस्पेस हिस्ट्री के लिए एक महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट की तरह भी देखा जा रहा है। भारत के ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई एक और महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है, जिसमें बताया गया कि जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था तो उसके कुछ घंटों के बाद फिर पाकिस्तान ने एलओसी के पास जो भारत का उरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट है तो उसको टारगेट करने का प्रयास किया था, लेकिन पाकिस्तान अपने इस हमले में कामयाब नहीं हो पाया और भारत के इस उरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा। और पाकिस्तान के इस हमले को नाकाम करने में जो महत्वपूर्ण भूमिका थी वो भारत की सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी कि सीआईएसएफ की थी, जो कि इस रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इंस्टॉलेशंस की सुरक्षा कर रही थी। और ये जानकारी खास करके तब सामने आई है जब अभी हाल ही में सीआईएसएफ के 19 पर्सनल जो कि उस रात इस उरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट की सुरक्षा कर रहे थे, तो उनको पाकिस्तान के इस हमले को नाकाम करने के लिए सम्मानित किया गया है, जिस पर उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से भेजे गए ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज करके न केवल इस इंस्टॉलेशन को टारगेट होने से बचाया, जबकि इसके साथ साथ पाकिस्तान की गन फायर के बीच सिविलियंस को इवैक्यूएट करने में मदद करी थी। और इन 19 पर्सनल को मंगलवार को सीआईएसएफ हेडक्वार्टर्स में एक सेरेमनी के दौरान प्रेस्टिजियस डीजीज डिस्क अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और जब पाकिस्तान की तरफ से हैवी गन फायर की शुरुआत हुई तो उसके बावजूद कमांडेंट रवि यादव और डिप्टी कमांडेंट के अंडर टीम ने तुरंत ही इंस्टॉलेशन की सुरक्षा करने और टाउनशिप को घेरने के लिए प्रोटेक्टिव मेजर्स की शुरुआत कर दी थी। इस दौरान सीआईएसएफ ट्रूप्स ने इंस्टॉलेशन को टारगेट करने के लिए आ रहे दुश्मन के ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज किया और हथियारों के स्टॉक पाइल्स को सिक्योर करने के लिए बहुत तेजी से वेपन्स को रीडिस्ट्रीब्यूट भी किया, ताकि किसी भी पोटेंशियल डिस्ट्रक्शन को रोका जा सके। और जब पाकिस्तानी शेल्स रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के पास आके गिरे तब सीआईएसएफ के पर्सनल ने सिविलियंस के लिए डोर टू डोर इवैक्यूएशन शुरू किया, जिसमें उन्होंने महिलाओं, बच्चों, एनएचपीसी स्टाफ और उनकी फैमिलीज को पाकिस्तान की ऑनगोइंग शेलिंग के बीच सफलतापूर्वक बाहर निकाला। और भारत ने जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था तो फिर उसके बाद पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के सबसे पहले टारगेट्स में ये उरी वाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी शामिल था। लेकिन भारत सरकार का जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है वो बहुत ही स्ट्रांग था और हमारे ट्रूप्स ऑन ग्राउंड पूरी तरह से प्रिपेयर थे। पाकिस्तान को सेंटर ऑफ ग्रेविटी दिखाने वाला जो फ्रेंच ओरिजिन का हैमर वेपन है तो वो भारत में ही प्रोड्यूस किया जाएगा, और इसके लिए भारत की बीईएल यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और फ्रेंच फर्म सैफरन के बीच एक एग्रीमेंट साइन हुआ है। इस एग्रीमेंट के तहत दोनों कंपनीज एक जॉइंट वेंचर को स्थापित करेंगी। इस जॉइंट वेंचर कंपनी में जो शेयर होल्डिंग्स है वो दोनों कंपनीज के पास बराबर रहेंगी, और यही जॉइंट वेंचर इन हैमर वेपन सिस्टम्स को भारत में मैन्युफैक्चर करेगा, और वो भी भारत सरकार के मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के साथ। और बीईएल की तरफ से कंफर्म किया गया कि इस हैमर वेपन में स्वदेशी कंटेंट की जो मात्रा है वो बढ़ेगी, और जबकि ट्रांसफर ऑफ प्रोडक्शन फेज्ड मैनर में होगा, और जिसमें फाइनल असेंबली, टेस्टिंग और क्वालिटी एश्योरेंस, तो ये जो काम है उसे बीईएल द्वारा किया जाएगा। बाकी हैमर के बारे में आपको बता दें कि एक कॉम्बैट प्रूवन प्रिसिशन गाइडेड वेपन सिस्टम है, जिसे रफाल के अलावा तेजस जैसे एयरक्राफ्ट से भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस वेपन ने भी सुअरों के संगठन जैश और लश्कर के कई सारे सुअरों को हॉरिफाइड किया था। और भारत में जो वेपन बनाए जाएंगे तो उनमें स्वदेशी कंटेंट 60% तक बढ़ाया जाएगा। और रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने हैमर वेपन को इसलिए खरीदा था क्योंकि जो भारत का रफाल फाइटर है
तो उसमें शॉर्ट रेंज पर इस्तेमाल करने के लिए एक प्रॉपर एयर टू सरफेस प्रिसिशन मिसाइल की कमी थी। एक ऐसा वेपन जिसके इस्तेमाल हम शॉर्ट रेंज पर हार्डन सर्फेसेस और बंकर्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए कर सके। हालांकि वास्तविक योजना थी स्पाइस 2000 किट्स को लेने की, जो कि ऑलरेडी मिराज 2000 फाइटर्स में इंटीग्रेटेड है, पर चूंकि इसकी कॉस्ट भी हाई थी और टाइम भी ज़्यादा लगने वाला था, तो इसलिए हैमर को लिया गया। भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर के ट्रूप्स ने एक्सट्रीम हाई ऑल्टीट्यूड कंडीशंस में अपनी क्लोज कॉम्बैट स्किल्स को शार्प करने के लिए 14,000 फीट की ऊंचाई पर अमर ट्रेनिंग को कंडक्ट किया है। अमर की फुल फॉर्म है आर्मी मार्शल आर्ट्स रूटीन, जो कि ट्रूप्स के रिफ्लेक्सेस, स्टेमिना और क्लोज क्वार्टर रेडीनेस को मजबूत करने के लिए है। वहीं दूसरी तरफ महाजन फील्ड फायरिंग रेंजेस में भारत और यूके की आर्मीज के बीच बाइलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज अजय वॉरियर ऑलरेडी चल रही है, जिसमें दोनों देशों के ट्रूप्स अपने बीच की इंटरऑपरेबिलिटी और ऑपरेशन रेडीनेस को इन्हेंस करने पर फोकस कर रहे हैं। इसके अलावा भी हाल ही में बीएसएफ ने डायमंड जुबली सेलिब्रेशंस के दौरान भुज में स्काई डाइविंग डिस्प्ले को कंडक्ट किया था, जो कि बीएसएफ का इस तरह का पहला स्काई डाइविंग डिस्प्ले भी था। वहीं एक अपडेट यह है कि 1 से 4 दिसंबर के लिए भारत ने बे ऑफ बंगाल रीजन पर संभावित मिसाइल टेस्ट के लिए एरिया नोटिफिकेशन जारी किया है, और इस बार जो नोटिफिकेशन है वो लगभग 1695 किलोमीटर तक की रेंज के लिए है, जबकि पहले ये 1120 किलोमीटर तक के लिए था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 1695 किलोमीटर तक कर दिया गया है। और संभावित रूप से इस दौरान भारत अपनी नई हाइपरसोनिक मिसाइल को टेस्ट कर सकता है। बाकी सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के जो प्रोपेगेंडा अकाउंट्स हैं उनके माध्यम से मल्टीपल प्रोपेगेंडास अभी भी चल रहे हैं, जिसमें इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इन ऑफिशियल्स के नाम पर फेक लेटर्स को सर्कुलेट किया जा रहा है। जैसे कि एक लेटर सर्कुलेट हो रहा है जिसमें क्लेम किया जा रहा है कि इस लेटर को इंडियन आर्मी ने इशू किया है, और इस फेक लेटर में क्लेम किया गया कि इसके तहत आर्मी ने फॉर्मेशन कमांडर्स को एडवाइजरी जारी करी है कि मीडिया के साथ बात करते समय रिस्पॉन्सिबली एक्ट करें। और फिर इन फेक लेटर्स को पाकिस्तान के ही प्रोपेगेंडा अकाउंट्स और पाकिस्तानी कुछ पत्रकार भी हैं जो कि खुलेआम शेयर कर रहे हैं। आपको स्पष्ट कर दें कि पूरी तरह से फेक है। आर्मी की तरफ से इस तरह की कोई भी स्टेटमेंट जारी नहीं की गई है, ना ही ऐसा कोई लेटर जारी किया गया है। इसी तरह से एक और फेक लेटर सर्कुलेट किया जा रहा है जिसमें यह क्लेम किया जा रहा है कि इस लेटर को भारतीय रक्षा मंत्री ने भारतीय वायुसेना प्रमुख को इशू किया है और इंडियन एयरफोर्स के सेंसिटिव असेसमेंट को लेकर पब्लिक डिस्क्लोजर के बारे में कंसर्न दिखाया है। तो आपको स्पष्ट कर दें कि ये लेटर भी पूरी तरह से फेक है, ऐसा कुछ भी जारी नहीं किया गया है। इसके अलावा रफाल को लेकर भी एक प्रोपेगेंडा चल रहा है जिसमें पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा अकाउंट्स डसॉल्ट एविएशन का एक फेक लेटर सर्कुलेट कर रहे हैं और इसके माध्यम से क्लेम कर रहे हैं कि डसॉल्ट एविएशन ने भारत को कहा है कि वे भारतीय नौसेना के लिए जो रफाल एम फाइटर्स की डिलीवरी है तो उसे तभी करेंगे जब भारत के पायलट 10 सप्ताह की ट्रेनिंग पूरी कर लेंगे। तो आपको स्पष्ट कर दें कि डसॉल्ट एविएशन का जो लेटर दिखाया जा रहा है वो फेक है और इस तरह की कोई भी स्टेटमेंट डसॉल्ट एविएशन की तरफ से जारी नहीं की गई है। और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि रफाल का एक अलग ही तरह का खौफ पाकिस्तान के अंदर बैठा हुआ है और अब उन्हें इस बात की भी चिंता सता रही है कि भारतीय नौसेना को भी रफाल मिल रहे हैं। और भारतीय नौसेना का नाम तो जब पाकिस्तान सुनता है तो आप समझ सकते हैं कि उनके माइंड में सबसे पहले क्या आता होगा। बस यही कि अगर इसने ओपनिंग करी तो पाकिस्तान का काम बढ़ जाएगा। कौन सा काम? मैप चेंज करने वाला। अरुणाचल प्रदेश को लेकर चीन के द्वारा भी हाल ही में एक बार फिर से आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी जिसमें चाइनीज ऑफिशियल्स का कहना था कि वे अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा नहीं मानते और वे ये मानते हैं कि इसे भारत ने इलीगली सेटअप किया है। और चाइना की ये स्टेटमेंट विशेष रूप से तब आई थी जब पहले 21 नवंबर को शंघाई एयरपोर्ट पर एक भारतीय महिला को चाइनीज अथॉरिटीज के द्वारा डिटेन किया गया। उनसे लगभग 18 घंटे तक पूछताछ की गई और उस भारतीय महिला के मुताबिक जो चाइनीज अथॉरिटीज हैं वो उनके इंडियन पासपोर्ट को रिकॉग्नाइज करने से रिफ्यूज कर रहे थे क्योंकि उनके बर्थ प्लेस पर अरुणाचल प्रदेश लिखा था। और उस भारतीय महिला का नाम है पेमा वांग थोंगडॉक। और चाइनीज इमिग्रेशन ऑफिशियल्स की इसी हरकत पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने यह मामला चाइनीज साइट के सामने उठाया और चाइना के इस एक्शन को इंटरनेशनल ट्रैवल नॉर्म्स का उल्लंघन बताया। और इस मामले पर चीन के सामने औपचारिक रूप से एक फॉर्मल प्रोटेस्ट भी दर्ज किया गया था। और भारतीय विदेश मंत्रालय ने यह भी दोहराया कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी चाइना की इस हरकत का विरोध किया। और फिर भारत की इस रिस्पॉन्स के बाद चीन की तरफ से रिप्लाई आया जिस पर उन्होंने अपने इमिग्रेशन एक्शंस को डिफेंड करते हुए कहा कि ये केवल एक रूटीन चेक था और जो दावे किए जा रहे हैं कि चाइनीज इमिग्रेशन ऑफिशियल्स ने मिसट्रीट किया है तो उन दावों से चीन ने इनकार किया है। और फिर उसके साथ ही चीन ने अरुणाचल प्रदेश के इलीगल होने वाली बात कही थी। और भारतीय विदेश मंत्रालय ने चीन के विदेश मंत्रालय के इस स्टेटमेंट को खारिज किया है। और अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग है और ये एक सेल्फ एविडेंट फैक्ट भी है। और चीन द्वारा चाहे जितना भी इनकार किया जाए इस इनडिस्प्यूटेबल रियलिटी को कोई भी नहीं बदल सकता है। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2020 में MiG-29K के क्रैश में कमांडर निशांत सिंह वीर गति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत नौसेना मेडल से सम्मानित किया गया। आज के दिन 2008 में पाकिस्तान द्वारा मुंबई में कराए गए आतंकी हमले में
करीब 166 इनोसेंट लोगों ने अपनी जान गंवाई थी और इसी 26 से 11 मुंबई हमलों में उन पाकिस्तानी आतंकियों का मुकाबला करते हुए हमारे 20 से ज़्यादा वीरों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था, जिनमें शामिल हैं जॉइंट सीपी हेमंत करकरे, एसीपी अशोक कामते, पीआई विजय शालस्कर, मेजर संदीप उन्नीकृष्णन, हवलदार गजेंद्र सिंह, एएसआई तुकाराम ओम्बले, पीआई शशांक सिंधे, एसआई प्रकाश मोरे, एसआई बापू साहेब दुर्गड़े, एएसआई बाला साहब भोसले, हेड कांस्टेबल एमसी चौधरी, कांस्टेबल जयवंत पाटिल, कांस्टेबल विजय खंडेड़कर, कांस्टेबल अरुण चिट्टे, एनएसजी योगेश पाटिल, कांस्टेबल अंबादास पवार, कांस्टेबल राहुल एस शिंदे, कांस्टेबल मुकेश पी जाधव, नागाप्पा मोहल्ले किशोर के शिंदे, संजय गोविलकर और सुनील कुमार यादव। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि मेजर संदीप उन्नीकृष्णन आर्मी के किस रेजिमेंट से थे। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।